नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की श्रृंखला मेरी कलम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक लेडी ऑथर जो ना कि सिर्फ बिजनेस कंसल्टेंट हैं बट आर्किटेक्ट भी हैं। इनका नाम है अनघा सदावर्ते जी। सक्सेस क्या है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सक्सेस के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये सभी कुछ डिकोडेड है आज की किताब में, डिकोड सक्सेस में। स्वागत करते हैं अनघा मैम का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं समझती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो ये आपने विषय चुना है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं काफी उत्सुक हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न, आप एक आर्किटेक्ट हैं, आप एक बिजनेस साइड से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ से एक ऑथर की जर्नी कैसे शुरुआत हुई आपकी? सवाल काफी छोटा है पर जवाब काफी लंबा है, यही मैं बोलने की कोशिश करूंगी। देखिए, हम सभी अपने बचपन से लेके हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं या हमारी कुछ आकांक्षाएं होती हैं जिन्हें हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। बचपन में वो लेवल अलग होता है। जैसे अगर हम स्कूल किड्स जब होते हैं तब हम साइकिलिंग सीखते हैं या कोई स्पोर्ट्स सीखते हैं, उस चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रोफेशनल कुछ एम्बिशंस होते हैं, हमारे उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से मेरी भी थी। मैं भी एक बिल्कुल आम इंसान हूँ, मैं बिल्कुल भी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आप हूँ जैसे हूँ, ऐसा कुछ भी खास नहीं है। मेरी भी एजुकेशन हुई, उसके बाद प्रोफेशन में लाइफ में एंटर हुई, पर मुझे लिखने का शौक हमेशा से था और मैं ब्लॉग लिखा करती थी, पोएट्री लिखा करती थी। पर ये ख्याल कि मैं अपने राइटिंग को या मेरे अपनी जो लिखावट है इसको एक मतलब डिसिप्लिन्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में किताब में लिखूं, ये टाइम आने तक वो उसका सही समय आना होता है। हर चीज का एक सही समय आना और तभी का चीज होती है। तो लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंसेस होते रहते हैं। आप आपके लाइफ के इंसिडेंसेस से या आपकी जो जिंदगी चलती है उसके महत्वपूर्ण जो पड़ाव होते हैं उससे आप अलग अलग चीजें सीखते रहते हैं। तो वो सीखते सीखते एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि इन सारी चीजों को इकट्ठा करके एक सिंप्लीफाइड वे में, मतलब एक सरल रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि इसका फायदा सभी लोग उठा सकें। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने अपनी किताब में मेंशन किया है, आपने अपने पेरेंट्स को ये किताब डेडिकेट की है। क्या उनका भी योगदान है इसमें? माँ बाप का योगदान तो कभी लाइफ में जितना भी मेंशन करें अपने जन्म में वो कम ही है जी। हम जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की वजह से ही है। और इस कृतज्ञता को मुझे नहीं लगता हिंदू संस्कृति में, अपनी भारत की संस्कृति में कोई भी पूछ सकता है या इस बात को किसी ने भूलना चाहिए। तो अवश्य मेरे दोनों माता पिता का मेरी पूर्ण जीवन के सारे पड़ावों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी है और मैं कोई भी कार्य करूं या कोई भी नया चैलेंज एक्सेप्ट करूं उसमें मुझे हमेशा ही प्रोत्साहन मिला। और ये भी एक मतलब अपने जीवन में जो ये पार्ट था कि मुझे लिखावट बहुत पसंद थी, तो मुझे बहुत प्रेरणा ही मिली है। उनसे ही नहीं, मेरे गुरुओं से बहुत प्रेरणा मिली है और उन्हीं की वजह से मैं आज ये पूर्ण कर पाई। जैसे कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया लिखने के लिए, बट आजकल बहुत सारे पेरेंट्स एक बच्चे का सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। क्या आपने भी ऐसा कुछ फेस किया? बिल्कुल किया। मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। ये जो कंफ्यूजन सबके केस में होती है, मेरे केस में भी थी। मैंने 12th के बाद एडमिशन लिया था, वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मतलब मेरिट बेसिस पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया और उसके बाद मेरी जो रुचि थी वो क्रिएटिव फील्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ती गई। तो हुआ यूँ कि डिप्लोमा का जो इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करते करते तक मैंने एक दिन ये विषय घर पे लिया अपने माता पिता के साथ कि इसके आगे मैं
मेरा फील्ड चेंज करके दूसरी पढ़ाई करने का सोच रही हूँ। तो मुझे पता था कि ये जो खबर है कोई बहुत आसान वाली खबर नहीं थी घर पे रहने के लिए, पर उन्होंने मुझे फिर भी प्रोत्साहन दिया, मेरा साथ दिया, और मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि उनकी वजह से मैं डुअल डिग्री के साथ में अपने भविष्य में कुछ थोड़ा बहुत करने के तादाद पे पहुंची। अब हम बढ़ते हैं आपकी बुक की ओर। डिकोड सक्सेस ही क्यों और कोई बुक क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसे तो बहुत सारे विषय हम सभी के आयुष्य में आते हैं, हम सभी की लाइफ में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय आते हैं जिन पे हमें लगता है कि इस पे हमें और अभ्यास करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। पर एक कॉमन फैक्टर जो बोलते हैं, जो एक मनुष्य का जीवन है, और उसमें 2 से 3 महत्वपूर्ण पड़ाव जो इंसान अपनी लाइफ में देखना चाहता है, उसमें होता है कि उसने जिस चीज के बारे में परिश्रम किया उसमें उसको सफलता कितनी मिली। अब सफलता के बारे में जब हम बात करेंगे, सफलता का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वार्थी हो या आपको दूसरों से छीनना है। सफलता ये अपने आप में एक बहुत भव्य विषय है, बहुत वाइड टॉपिक है सक्सेस जो है। पर मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे जब शुरुआत में मतलब जो जिंदगी थी वो काफी आसान चल रही थी, और जब जिंदगी आसान होती है तब आप लोग एफर्ट्स बहुत कम डालते हो, या मैंने भी अपनी लाइफ में एफर्ट्स बहुत कम डाले। जब जिंदगी मुश्किलें सामने रखती है तब वो सही समय आता है जब आपकी जो सक्षमता होती है उसकी परीक्षा होती है, और जब आपकी सक्षमता की परीक्षा होती है तब आप बाकी लोगों से ज्यादा कर गुजरते हो। और ये चीज मैंने मुश्किल तरीके से सीखी। अंग्रेजी में बोलना है तो आई लर्न इन अ हार्ड वे। मेरे हस्बैंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था जब मेरा बेटा सिर्फ 6 महीने का था, पूरा जॉ डिसलोकेट हो गया था, और वो करीब 4 से 5 महीने आउट ऑफ बिजनेस थे। तो स्थिति काफी गंभीर थी, मतलब पारिवारिक एस्पेक्ट से भी स्थिति गंभीर थी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल थी। और तब जो स्टेप्स मैंने लाइफ में लेके वापस बिजनेस को खड़ा करने में जो एफर्ट्स लिए, उसके बाद जो लाइफ बनी, उससे काफी कुछ सीखने को मिला। तो ये जो बुक है उसका टाइटल डिकोड सक्सेस इसलिए कि हमारे सभी की जिंदगी में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमारी लाइफ 30, 40, 60% आसान चलती रहती है और कुछ बची हुई लाइफ बहुत मुश्किलों से गुजरती है। तो जब लाइफ मुश्किलों से गुजरती है तब इंसान के पास जवाब नहीं होता है कि वो आगे क्या करे, कैसे करे। तो ये मेरा एक हमारी जो सोसाइटी है उसकी तरफ, मेरी तरफ से मेरी सर्विसेज है या मेरी तरफ से मेरी कोशिश है कि मैं हेल्प कर पाऊँ कि किसी की लाइफ में जब मुश्किल समय आता है तो वो उसको कैसे रिजॉल्व करें, या छोटी बड़ी चीजों को रिजॉल्व करने में इसमें स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स बताई गई हैं जिसके माध्यम से आप आपकी मुश्किलों के समय में बड़ी आसानी से आप आपका सोल्यूशन ढूंढ सकते। इस किताब में आपने एक और टॉपिक के बारे में मेंशन किया है, सेल्फ मास्टरी। तो सेल्फ मास्टरी कितनी जरूरी है सक्सेस प्राप्त करने के लिए? सेल्फ मास्टरी का अगर हम इस वर्ड पे जाएं तो ये थोड़ा सा सेल्फिश साउंड करता है। ऐसा लगता है कि हर चीज में अव्वल ही होना चाहिए। पर अगर हम जो हमारे स्कूल के समय में या पाठशाला के समय में जो हम पढ़ाई करते थे उसमें जिस तरीके के हम विषयों पे का अध्ययन करते थे उसमें भी इसी तरीके की कहानियां हैं। चाहे आप रामायण ले लें, महाभारत ले लें, इन सभी में भी है कि जैसे अर्जुन जब तीरंदाजी सीख रहा था तो उसे पूरे पेड़ में सिर्फ वो पक्षी की आंख नजर आई। जब हम इस एग्जाम्पल के बारे में सोचते हैं तब हमें ध्यान में आता है कि जब तक आप आपके कामों में बिल्कुल एकाग्र चित्त से और परफेक्शन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप बाकी लोगों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि छोटी चीजें हो या बड़ी चीजें हो, आपका पूरा एफर्ट उसमें डालें, और पूरा एफर्ट डाल के फिर अगर आप उसमें प्रयत्न आगे की तरफ करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसमें आपने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के बारे में बताया है, अनलर्न और लर्न, यानी कि सीखना और भूलना। इसका क्या महत्व है? अनलर्न एंड लर्न, देखिए अभी ये भी एक अपने एक्सपीरियंसेस के साथ या लाइफ में जो अपने कुछ पड़ाव आते हैं उन्हीं के साथ हम ये सारी चीजें सीखते हैं कि
हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ सीखते हुए आगे बढ़ना है। ये बात इंसान को बहुत कम महसूस होती है कि उसके दिमाग में कोई अगर एक चीज घर कर चुकी है तो उसको कई कई बार वो उनके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट बन जाती है, और उस चीज को सही करने को अनलर्न कहा गया है। जैसे कि अगर आदतें बिगड़ती हैं किसी की, मतलब डिसिप्लिन कम हो जाता है, या खाने पीने की आदतें बिगड़ती हैं, या लोगों फैमिली के साथ जिस तरीके से बर्ताव है वो थोड़ा सा कटु होते जाता है, ये सारी चीजें समय के साथ अलग अलग इंसानों में अलग अलग रूप से होती रहती है। पर मतलब इंक्लूडिंग मी, मतलब मेरे साथ भी ये होता है कि ये बहुत दिनों बाद रियलाइज होता है कि जो चीजें हमारे बर्ताव में या हमारे आयुष्य में जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी को आगे ले जा रहे हैं, प्रोफेशनल फ्रंट पे बोलिए या पर्सनल फ्रंट पे बोलिए, काफी बार हमें हमारी आदतें जो होती हैं या हमें हमारी जो सीख होती है वो सही दिशा में नहीं ले जाती। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको अनलर्न किया जाए। अब ये हमने सभी ने होंडा कार का नाम सुना है, और स्यूरिचो होंडा जो जापानीज मतलब जिन्होंने ये कंपनी का फॉर्मेशन किया था, वो एक बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनके पास संसाधन नहीं थे कि वो प्रॉपर कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सकें या कुछ कर सकें, पर फिर भी उन्होंने अपने पिताजी के साथ साइकिल ठीक करना, टू व्हीलर ठीक करने से लेके अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। हम बात कर रहे हैं 1922 की, जिस समय मतलब 4 पहिए वाली गाड़ियां तो गिनी चुनी होती थी। तो वहां से लेके उनका जो ये सफर है कि जो पूरा वो उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया, इस कहानी के बारे में भी मेंशन है बुक में। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर हम छोटी चीज को सीख सकते हैं तो उससे हम बड़ी चीज में सीखने में हमें क्या बदलाव लाना पड़ेगा अपने जिंदगी में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो करने के बाद में हम छोटी चीज से बड़ी चीज की तरफ जो उछाल लेंगे वो बहुत आसान तरीके से होगी, और हम आगे अच्छे तरीके से बढ़ पाएंगे। आपने बहुत सारे विषयों के बारे में अपनी किताब में लिखा है, सेल्फ रियलाइजेशन, फोकस। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ओर कैसे बढ़े? देखिए, ये जो पूरी किताब है या हमारी जो जिंदगी है 3 मेन पिलर्स पे खड़ी होती है। एक होती है कि हमने अपने पास्ट से क्या सीखा, आज हम क्या कर रहे हैं, और हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं। तो ये बुक के जो चैप्टर्स हैं या ये जो किताब है, इसमें जो विषय लिए गए हैं, ये काफी हद तक इसी धारणा से प्रेरित होके लिए गए हैं कि आपको कभी भी 2 कदम आगे बढ़ने से पहले 1 कदम पीछे जाना बहुत जरूरी होता है। आजकल के बच्चे हमेशा बोलते हैं कि ये हमें प्री इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, इसका आज की डेट में क्या रेलेवेंस है, इसको पढ़ के हम क्या करें, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। या हम दूसरी कुछ केसेस ले लें जिसमें जैसे इलेक्टोरल सिस्टम हो गया, ये हो गया, ये काफी धारणा है, और पेरेंट्स को अपने बच्चों को इसका जवाब देने में काफी मुश्किलें होती है। तो एक छोटा टिप मैं उन्हें ऑन द स्पॉट देना चाहूंगी कि आप बच्चों को उस चीज को कहानी के रूप में बताएं, क्योंकि जब तक वो उनके लाइफ में वो मैच्योरिटी नहीं आएगी, वो इस चीज का महत्व नहीं समझेंगे कि हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है आपको आपके दिमाग में किसी का रिस्पेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए या उसका महत्व समझने के लिए। जब तक आप पीछे की बातों को नहीं जानेंगे तो आपको सिर्फ एक कवर दिखता है, जैसे मतलब सिर्फ कवर दिखता है और कवर से आप जज कर लेते हो, तो वो सही बात नहीं है। पीछे की बातें जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में चैप्टर्स में जो बोला हुआ है, ये जानना जरूरी है, जो मैक्सिमम लोग अपने आप को ही ठीक से नहीं जानते। ये आज की मतलब सैड रियलिटी है कि आप आपके बारे में गुड और बैड पॉइंट्स नहीं जानते, और ये बहुत लोगों के साथ होता है। काफी लोगों से बात करके भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उन्हें लगता है कि जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं वही उनको आगे लेके जाएंगे, जबकि जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके बारे में उनको इम्प्रूवमेंट में दिमाग में ख्याल नहीं आता। सो ये बुक सारे उन पॉइंट्स को आगे लाती है और मतलब लोगों को मदद करने की कोशिश करती है। सो हमने देखा कि सक्सेस के लिए कितना काम करना पड़ता है, सिर्फ बाहर की दुनिया पे ही नहीं, खुद पे भी बहुत काम करना पड़ता है। तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हार्ड वर्किंग हैं, हम बहुत काम भी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते, लेकिन उन्हें इसका फल नहीं मिल पाता, चाहे वो पैसों के तौर पे हो या कुछ नई सीख के
इसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल के लिए मैं सीधे जवाब के बजाय मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहूँगी, क्योंकि सीधे बता के वो असर नहीं होगा जो एक कहानी में होगा। कहानी से लोग जल्दी सीखते हैं। सभी ने दुबई के बारे में सुना है। दुबई क्या था? दुबई के पास क्या था? ना उनके पास ऑयल था, ना उनके पास क्लाइमेट है, ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा खजाना है, ना उनके पास कोई एक उनका खुद का भी कोई एक मतलब ऐसा ये नहीं है कि हिस्टोरिकल ये नहीं है कि जिसकी वजह से वो लोगों को बाहर के कंट्रीज को अपनी तरफ खींच पाएंगे बिजनेसेस के लिए। फिर भी दुबई आज इतना बड़ा है, क्यों? अंग्रेजी में दो शब्द हैं, रिसोर्सेस और रिसोर्सफुलनेस। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। रिसोर्सेस का मतलब होता है कि आपके पास जो पूंजी है, जो अलग अलग टाइप की जो भी है, आप संसाधन है, पूंजी, उसको रिसोर्सेस कहा जाता है। पर रिसोर्सफुलनेस जो होता है वो संसाधनों से एकदम अलग होता है। सबको लगता है रिसोर्सफुलनेस का मतलब है कि अगर आपके पास संसाधन है तो ही आप उनका उपयोग करके आगे जा सकते हैं। जबकि दुबई एक ऐसा शहर है, एक ऐसा देश है जिनके पास संसाधन ना होते हुए भी वो आज इतना आगे बढ़े। कैसे हुआ? उन्होंने ये रिसोर्सफुलनेस का तरीका कैसे अपनाया? तो ना उनके पास ये कोई भी चीजें नहीं थी। रिसोर्सफुलनेस मतलब आप समझ लीजिए कि आप आपके उपाय ढूंढने का तरीका, आप समझ लीजिए रिसोर्सफुलनेस मतलब उपाय ढूंढने का तरीका। उन्होंने इस चीज का उपयोग करके अपनी कंट्री को, अपने सिटी को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो अगर आज आपके पास कोई चीज कम है, आप उस पर अटकिए मत, आप उसका उपाय दूसरी जगह से ढूंढें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप एक तरीके का काम नहीं कर सकते, या आपके पास डिग्री है और आप बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी रिटन फॉर्मूला नहीं है। आपका रिसोर्सफुलनेस, जब तक आप उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी थिंकिंग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको सही दिशा नहीं मिलेगी आपकी सक्सेस में। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ये समझें कि आपको किस पड़ाव से किस पड़ाव तक जाना है, और उस पड़ाव की जर्नी आपका आंसर आपको खुद से ही मिलेगा। हर एक का आंसर अलग होगा, एकदम इंडिविजुअलिस्टिक होगा, पर जरूर मिलेगा। और ये सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप आपकी प्रगति की तरफ, आपकी सक्सेस की तरफ, आपके स्ट्रक्चर्ड आप कदम तय करके, आपके योजना बना के आप उस में आगे बढ़ सकते। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी आपसे सक्सेस के बारे में। मेरा इसी के ऊपर एक और प्रश्न है। किताबों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। क्या स्वाध्याय भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सक्सेस पाने के लिए? स्वाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए, क्योंकि आप जब खुद से एक किताब को उठा के पढ़ते हैं, या आप आपकी कंप्यूटर पे किसी ब्लॉग को पढ़ते हैं, या किसी ऑडियो या वीडियो को अपनी रुचि से सुनते हैं या देखते हैं, तब आपका जो दिमाग होता है, आपका जो दिल होता है, वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस मोड में होता है। उस चीज को आप ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं, और उस स्थिति में होने के बाद आप आपको जो उससे ज्ञान मिलता है, जो सीख मिलती है, वह किसी के पढ़ाने से नहीं। जो हम स्कूल में बच्चे बोलते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं पर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जो भी है, ये उसका रीजन यही है कि एक्सेप्टेंस मोड में आके आप जब किसी भी नॉलेज को, किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो वो आपको एक की जगह 4 चीजें सिखाते जाता है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो जो शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ बुक्स जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर पढ़ने में रुचि बढ़ानी है, या आपको लगता है कि ये हैबिट आपको इम्प्रूव करनी है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन विषयों को चुने जो आपको प्रोत्साहन देते हैं, जो आपको पसंद है। अगर आपकी रुचि कोडिंग में है तो आप कोडिंग से रिलेटेड बुक्स लीजिए। अगर आपकी रुचि मैनेजमेंट में है तो आप सक्सेस या डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स लीजिए। आपकी रुचि रसोई में है तो आप कुकिंग रिलेटेड बुक्स लीजिए। जो अपनी चॉइस है उसके हिसाब से बुक्स लीजिए, और उसका आप एक डिसिप्लिन बनाइए कि आप रोज उसके 5 पन्ने पढ़ें। धीरे धीरे आपको उसमें रुचि बढ़ती जाएगी, और आपकी 24 घंटे जो आपके पास और मेरे पास समान है,
आप उसमें कहीं ना कहीं टाइम जरूर ढूंढ लेंगे कि आप अपनी बुक पढ़ पाएं। डिकोड सक्सेस तो हम सब पढ़ेंगे ही, और आपने हमें बताया कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक पढ़नी चाहिए, बट आप इसके साथ साथ और कोई स्पेसिफिक बुक्स हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो जो बुक्स मैं बताना चाहूंगी जिन्होंने मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है, जो हमेशा ही मुझे याद रहती है, वो है एटॉमिक हैबिट, पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। उसके बाद में चार्ल्स डुहिग एक ऑथर हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। उसके अलावा जापानीज बुक्स है, नॉर्वेजियन बुक जो नॉवेल के तौर पे मुझे पढ़ना पसंद है। ऐसी कई बुक्स हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो मतलब मुझे लगता है कि किसी की भी ग्रोथ में बहुत हेल्प कर सकती है। तो मैं चाहूंगी कि अगर जो लोग अपने लाइफ में करियर वाइज थोड़ा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो मैनेजमेंट या थोड़ा सीनियर पोजीशंस पे हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, या नेशनल लेवल हेड्स या जोनल हेड्स, वो जरूर ये किताबें पढ़ें। ये किताबें जरूर हेल्प करेंगी। सो दर्शकों, आपके पास एक लंबी लिस्ट है किताबों की जो आपको पढ़नी चाहिए और अपनी इस सक्सेस की ओर बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। आप नए ऑथर्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी? मेरे लिए ये सवाल बहुत बड़ा है। मैं उस मकाम पे नहीं पहुंची हूँ कि मैं दूसरों को ऑथरशिप पे या लिखाई पे मैं कुछ बोल सकूं। मैंने सिर्फ 3 किताबें लिखी हैं, उसमें से ये है, 2 आर्किटेक्चर रिलेटेड है। मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपको लिखाई पसंद है या आपको राइटिंग पसंद है और आप बुक लिखना चाहते हैं, तो इसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है रिसर्च। आपको आपके टॉपिक में गहराई तक आपने संशोधन करना चाहिए, खोजना चाहिए। तीसरी चीज है आपको ड्यू डिलिजेंस एंड रिस्पेक्ट टू अदर ऑथर्स। अगर आप किसी और ऑथर की लिखाई में से कुछ एक पार्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जरूर उनका नाम मेंशन कीजिए अपनी लिखाई के तौर पे, कभी भी मत। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको लिखाई पसंद है तो इसमें जो डिसिप्लिन है, आप रोज एक समय चूज कर लीजिए कि आपको इतने मिनट या इतने घंटे इसके लिए देने। शुरुआत भले आधे घंटे या 1 घंटे से हो कि आपने रीडिंग, उससे रिलेटेड रीडिंग आपने आधे घंटे करी और राइटिंग आपने आधे घंटे की। ये करते करते आप स्ट्रक्चर्ड वे में आप लिख पाएंगे और जरूर अपनी किताब पूरी कर पाएंगे। और मैं आशा करती हूँ जो मैंने अभी बताया उससे आपको हेल्प होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए और हमें इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि मेरी बातों से किसी न किसी के जीवन में बेहतर करने में उसमें योगदान रहेगा। धन्यवाद। डेफिनेटली हमने इतनी सारी चीज़ें आज सीखी, इतने सारे इंसाइट्स लिए कि सफलता पाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत सारे टिप्स और इंसाइट्स मिले होंगे। सो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए ऑथर और एक नई स्टोरी के साथ। हमारे साथ बने रहिए पीएमसी हिंदी की श्रृंखला मेरी कलम में। नमस्कार।